वाले 4th चैप्टर के बारे में, जो है मध्यकाल में अरबी और फारसी इतिहास लेखन। देखिए, इससे पहले जो हमने 3rd इकाई पढ़ी थी उसमें पढ़ा था हमने कि पश्चिमी मध्यकाल में इतिहास लेखन क्या है। तो हमने उसमें पढ़ा था कि ईसाई धर्म के प्रसार के बारे में पढ़ा था, है ना, चर्च के प्रभाव के बारे में, पोप के प्रभाव के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। ऑगस्टाइन द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ था जिसमें 2 सिटीज़ के नाम से, उसके बारे में पढ़ा था कि जिसमें 2 शहर हैं, एक द सिटी ऑफ गॉड जो कि चर्च के द्वारा बसाया गया है, जिसमें चर्च को सर्वोपरि माना गया है, चर्च का प्रतिनिधित्व किया गया जिसमें, ठीक है ना। एक था द सिटी ऑफ मैन जो सांसारिक जीवन पर आधारित था, जिसमें राज्य में शासक के द्वारा नीति निर्देश लागू किए जाते थे और उन्हीं का पालन करना होता था जो वहाँ की आम जनता होती थी, ठीक है। और इन दोनों शहरों के बीच में निरंतर संघर्ष चलते रहते थे। इसके अलावा हमने बाइबल के बारे में बात करी थी, ठीक है ना। और उस टाइम पे जो भी ग्रंथ लिखे गए, बहुत सारे जो इतिहासकार हुए हैं उनके द्वारा बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे, इन सब के बारे में हमने 3rd लेसन में डिस्कस किया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे 4th चैप्टर में कि मध्यकाल में अरबी और फारसी इतिहासकार। अब हम टॉपिक पे जाने से पहले हम एक बार मध्यकाल के बारे में जान लेंगे कि इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी और ये कब तक चला था, क्योंकि ना ये पिछले चैप्टर में भी आया था मध्यकालीन इतिहास और इस चैप्टर में भी आया है। तो सबसे पहले मध्यकाल के बारे में ही डिस्कस करते हैं। देखिए, यदि मध्यकाल की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक मानी जाती है। 18वीं शताब्दी तक, 8वीं शताब्दी से लेकर और 18वीं शताब्दी तक मानी गई है, ठीक है ना। और इस टाइम पे बहुत सारे बदलाव हुए थे। देखिए, यदि मध्यकाल की प्रथम चरण की बात करें जो शुरुआती दौर है, तो उसमें हम 8वीं से 12वीं शताब्दी तक के इतिहास के बारे में बात करेंगे, जिसमें पाल, पारिहार और प्रतिहार और चोल राजवंश की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और इस टाइम पे देखिए, पाल वंश के बारे में बताएं तो बिहार और बंगाल में इन्होंने शासन किया था और इस टाइम पे ना बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था, ठीक है। उसके बाद यदि प्रतिहार के बारे में बताएं तो उत्तर भारत में इन्होंने शासन किया था और इस दौरान हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया इन्होंने, ठीक है ना। इसके अलावा यदि हम चोल वंश की बात करें तो इसने दक्षिण भारत में शासन किया और तमिल संस्कृति को बढ़ावा दिया था इन्होंने। उसके बाद आता है हमारा मध्यकाल। जब हम 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी की बात करते हैं तो उस दौरान के टाइम पे देखिए, एक तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी इस टाइम पे, ठीक है ना। और इस दौरान इस्लामी संस्कृति को बढ़ावा दिया गया। उसके अलावा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई और इसमें हिंदू धर्म को पुनः स्थापित किया गया था, ठीक है। और इस दौरान तमिल और तेलुगु संस्कृति को भी बढ़ावा दिया गया। उसके अलावा भक्ति आंदोलन इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। और इस दौरान हिंदू धर्म में एक नए युग की शुरुआत हुई और भक्ति और प्रेम की भावना को भी बढ़ावा दिया गया। उसके अलावा यदि हम मध्यकाल के अंतिम चरण की बात करें तो इसमें 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी का टाइम पीरियड आता है, जिसमें मुगल साम्राज्य का क्या है, मुगल साम्राज्य की एक नए युग के रूप में शुरुआत हुई। इस दौरान इस्लामी संस्कृति को बढ़ावा मिला, ठीक है। मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उसके अलावा यूरोपियों के आगमन हुआ, ठीक है ना। यूरोपीय शक्तियाँ जब भारत में आने लग गई थी, ठीक है ना। और इस दौरान राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन आए। तो ये सब था मोटा मोटा कि हमारा जो मध्यकाल है उसमें क्या क्या घटनाएं घटी और किस टाइम से किस टाइम तक उसके 3 चरण माने गए हैं, ठीक है ना। और कौन कौन से राजवंश आए थे, तो मोटा मोटा डिस्कस कर लिया है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है हमने ये। इस टॉपिक को फिर डिटेल में भी करेंगे। उसके बाद यदि मध्यकाल का मोटा मोटा कंक्लूजन दे तो इसमें देखिए, हमने पढ़ा है कि कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं और भारत में अलग अलग राजवंशों ने शासन किया और इस दौरान बहुत सारी संस्कृतियों को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। और यूरोपीय शक्तियों के आगमन ने भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को क्या है, परिवर्तन कर दिया उसकी स्थिति में, ठीक है। तो ये हमारा मध्यकाल था। इसके बाद हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं। इसके बाद हम अरबी और फारसी इतिहास लेखन पर चर्चा करते हैं। यदि अरबी और फारसी की इतिहास लेखन पर चर्चा करें तो देखिए कि ये समृद्ध परंपरा रही है, ये अरबी और फारसी, जो कि इस्लामी स्वर्ण युग से शुरू होती है, ठीक है ना। इस्लाम के जो गोल्डन एज थी वहाँ से स्टार्ट होकर अरब इतिहासकारों ने इस टाइम पे बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है यदि बताएं तो जैसे इस्लामी इतिहास, ठीक है। अरबी इतिहासकारों ने इस्लामी जो पैगंबर मोहम्मद जी हैं उनके जीवन और उनके
अनुयायियों के बारे में बताया है। इस्लामी साम्राज्य के इतिहास पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने, ठीक है। और खिलाफत का इतिहास की बात करें तो जिसमें उमैयद और उब्बासी खिलाफत के शासनकाल का वर्णन किया गया है। और इस टाइम पे अगर यदि सामान्य इतिहासों की बात करें तो बहुत सारे और भी ग्रंथ लिखे गए जिसमें विश्व इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको लिखा गया, ठीक है। और यदि फारसी इतिहास की बात करें तो फारसी साम्राज्य के इतिहास पर भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं जिसमें अखमेनिड और सासानी साम्राज्यों का वर्णन किया गया है। इस्लामी फारसी इतिहास की बात करें तो इसमें भी सफरी और सामानी साम्राज्यों का वर्णन किया गया है इनके ग्रंथों में। मुगल इतिहास की बात करें तो जिसमें बाबर और अकबर के शासनकाल का वर्णन किया गया है। तो ये अरबी और फारसी इतिहास लेखन एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें अरबी और फारसी भाषाओं में लिखे गए थे, ठीक है। दोनों भाषाओं में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे जिसने ऐतिहासिक ग्रंथों और साहित्यों का अध्ययन किया, ठीक है। अरबी और फारसी इतिहासकारों ने विभिन्न विषयों पर ग्रंथ लिखे जिसमें उन्होंने इस्लामी इतिहास, खिलाफत का इतिहास, सामान्य प्राचीन फारसी इतिहास शामिल किए, ठीक है। तो इन सब विषयों पर उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। इन सब टॉपिक के डिस्कशन के बाद हम अपनी इकाई पर पहुंचते हैं जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक हैं इनको क्लियर करेंगे। जैसे प्रारंभ में अरबी इतिहास लेखन, 8वीं से 9वीं शताब्दी के इतिहासकारों के बारे में, फिर 10वीं शताब्दी के इतिहासकारों के बारे में, परवर्ती अरबी इतिहासकारों के बारे में और फारसी इतिहास लेखन के बारे में, फिर इसके अभ्यास के बारे में भी बात करेंगे। तो यदि हम अपना फर्स्ट टॉपिक को देखें तो इसमें देखिए प्रारंभिक अरबी इतिहास लेखन के बारे में बताया गया है जिसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी से मानी जाती है जब इस्लामी विद्वानों ने पैगंबर मोहम्मद के जीवन के बारे में और उनके अनुयायियों के जीवन के बारे में लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये पैगंबर मोहम्मद के जीवन को रिलेट करता है जो यह अरबी इतिहास है। और इस टाइम पे क्या है जो इतिहास को लिख कर दर्ज करना शुरू कर दिया था दस्तावेजों के रूप में, ठीक है ना। इतिहास को दर्ज करने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया गया जैसे मौखिक परंपराएं, जो भी कविता या कहानी होती थी, जो पुस्तकें लिखी जाती थी पहले मौखिक रूप से चलती थी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बोलकर बताई जाती थी, ठीक है ना। लेकिन बाद में इनको दस्तावेजों में बदल दिया गया, लिख कर जो है ये ग्रंथ जो है स्रोतों के रूप में फिर रखने लग गए, ठीक है। अतः जो इतिहासकार हैं उनके और भी बहुत सारे कार्य इनमें शामिल हैं। और अरबी इतिहास लेखन की कुछ प्रमुख कृतियों की बात करें तो उसमें जैसे इब्न इसाक करके एक इतिहासकार हैं जिन्होंने सीरत रसूल अल्लाह नामक पुस्तक की रचना करी है जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के जीवन के बारे में बताया है, ठीक है ना, उनके अनुयायियों के जीवन के बारे में बताया है। उसके अलावा अल तबरी की एक पुस्तक है जिसमें तारिख उल रसूल व अल मुल्क नाम करके एक पुस्तक है, ठीक है। उन्होंने भी इस पुस्तक के बारे में पैगंबर और राजाओं के इतिहास के बारे में बताया है। इब्न खल्दून करके एक इतिहासकार हुए हैं, इब्न खल्दून, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी मुकदमा, मुकदमा नामक करके एक पुस्तक है उनकी, ठीक है ना, जिसमें उन्होंने इतिहास का परिचय दिया है। तो ये सब थे जो अरबी इतिहास लेखन में जो इतिहासकार थे और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें। देखिए इसके अलावा यदि हम इसके महत्व की बात करें तो प्रारंभिक अरबी इतिहास लेखन के तो इसने इस्लाम के आरंभिक इतिहास को संरक्षित करने के में मदद की है, ठीक है ना। और इसके अलावा अरबी साहित्य और इतिहास को समृद्ध बनाने में इसने मदद की है। उसके अलावा यदि बात करें तो इतिहास लेखन में जो संस्कृति और इस्लामी परंपरा है, ठीक है ना, इस्लामी संस्कृति और वहाँ की परंपराओं का भी क्या है आकार देने में इसने बहुत मदद की है, ठीक है। तो यदि इसके बारे में बात करें तो क्या है कि जो प्राचीन आरंभ का अरबी इतिहास है वो महत्वपूर्ण विषय है जिसमें अरब प्रायद्वीप के प्राचीन इतिहास से लेकर और इस्लाम के जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं उनके जीवन काल तक का समय इसमें बताया गया है, ठीक है ना। और देखिए इस टाइम पे ना अरब प्रायद्वीप में प्राचीन काल से विभिन्न जनजातियाँ निवास करती थी जिनमें अगर कुछ इम्पोर्टेंट जनजातियों की बात करें तो एक कुरैशी नाम करके जनजाति है, कुरैशी, कुरैश, ठीक है ना। जो ये जनजाति मक्का में निवास करती है, वहाँ पर रहती है, कहाँ, मक्का में, ठीक है ना। और ये व्यापार और वाणिज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा किनाना करके एक अन्य जनजाति है, किनाना, ये भी मक्का के आसपास के क्षेत्रों में ही रहती है और यहाँ पर जो कुरैशी जनजाति है इसके साथ इसके घनिष्ठ संबंध है। देखिए इसके अलावा यदि हम इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद के जीवन के बारे में थोड़ा सा बात करें तो उनका जन्म 570 ईस्वी पूर्व माना जाता है,
मक्का में माना जाता है 570 ईस्वी में उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की है। अरब प्रायद्वीप के लोगों को एकजुट करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, यदि उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो एक नुबुवत, उन्होंने नुबुवत देखिए, नुबुवत 40 वर्ष की आयु में उन्हें नुबुवत की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया था। अब देखिए, नुबुवत की बात करें तो इस्लाम धर्म में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो कि पैगंबर के माध्यम से अल्लाह के संदेश को मानव तक पहुंचाने की प्रक्रिया है ये, ठीक है ना। जो भी उनके अल्लाह के द्वारा संदेश दिया जाता था वो पैगंबर मोहम्मद तक पहुंचता था, और पैगंबर मोहम्मद के द्वारा वो फिर आम जनता तक पहुंचाया जाता था। तो ये जो है नुबुवत है ये, ठीक है, नुबुवत का अर्थ है ये। और नुबुवत का जो महत्व इस्लामी धर्म में बहुत ज़्यादा माना गया है, क्योंकि जो पैगंबरों के माध्यम से मानवता को सही रास्ता दिखाने के लिए वो उनके द्वारा क्या है निर्देश दिए जाते थे एक तरीके से। तो नुबुवत क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है हिजरत। मोहम्मद साहब और उनके जो अनुयायी थे उनको मक्का से मदीना की ओर हिजरत की उन्होंने, जो इस्लाम इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। और यदि इस घटना के बारे में बात करें तो हिजरत, देखिए, हिजरत भी जो है इस्लामी अवधारणा में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों को मक्का से मदीना की ओर चलने के लिए जो प्रभावित करती है, ठीक है ना। और यह घटना इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो जहाँ से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है। इसी घटना से क्या है इस्लामी कैलेंडर की भी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। हिजरत के यदि कारणों की बात करें तो जो मक्का में जो भी मुसलमान रहते थे वो कुरैशी जाति के द्वारा पीड़ित किए जाते थे, ठीक है ना। और इस्लाम के जो जो वहाँ पे जो मुसलमान रहते थे वो इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो उनको रोका भी जाता था कुरैशी जाति के द्वारा और उनको पीड़ा दी जाती थी, ठीक है ना। तो एक तरीके से उस कुरैशी जनजाति द्वारा उनको उत्पीड़न दिया जाता था, ठीक है ना, ताकि वे इस धर्म का प्रसार को रोक सकें। उसके बाद उन्होंने मदीना में जो है शरण ले ली। मुसलमान लोगों ने, जो मदीना के लोग थे, उन्होंने मुस्लिम लोगों को वादा किया कि वो उनको शरण दे देंगे और उन्हें मक्का में एक सुरक्षित स्थान दिया गया। हिजरत की घटना की बात करें तो ये 622 ईस्वी में हुई थी, जब पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों ने मक्का से मदीना की ओर प्रवास किया। और इस यात्रा के दौरान मोहम्मद साहब और उनके साथी थे जो अबू बकर मक्का से निकलकर मदीना की ओर चले गए, ठीक है। तो इसका महत्व क्या है इस्लामी इतिहास में, कि जो इस्लामी समुदाय के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई। उन्होंने जो हिजरत ने मुसलमानों को एक सुरक्षित स्थान प्रदान किया, और जहाँ वे अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ठीक है ना, और इस्लामी समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। तो ये घटना थी, और इसका महत्व था हिजरत का, जो हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा एक और घटना थी मक्का पर विजय। देखिए, हिजरत के द्वारा उन्होंने मक्का पर विजय प्राप्त कर ली थी, अभी अभी हमने डिस्कस किया है ये, ठीक है। तो क्या है कि अरबी इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें अरब प्रायद्वीप के प्राचीन इतिहास से लेकर इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के साहब के जीवन काल तक का समय शामिल है। और इसमें ये जो मोहम्मद साहब का जीवन काल है, इस्लामी धर्म की स्थापना और अरब प्रायद्वीप के लोगों को एकजुट करने में उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, 8वीं और 9वीं शताब्दी के इतिहासकारों की बात करें तो हमने पहले भी बात की है। देखिए, इब्न इशाक करके एक इतिहासकार हुए, उनके बारे में बताया था। ये अरबी इतिहासकार हैं जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद के जीवन के बारे में बताया है, ठीक है ना, उन पर पुस्तक लिखी है। इसके अलावा अल-वाकिद करके एक और इतिहासकार हैं, अल-वाकिद, इनके नाम याद रख लेना आप, ठीक है ना। अल-वाकिद करके एक इतिहासकार है जिन्होंने आरंभ में इतिहास की कई पुस्तकें लिखी थी। इसके अलावा इब्न हिशाम, ये भी 8वीं शताब्दी के इतिहासकार हैं, हिशाम, हाँ, ठीक है ना। ये अरबी इतिहासकार थे जी, इन्होंने भी पैगंबर मोहम्मद के जीवन के बारे में लिखा है। इब्न इशक और इब्न हिशाम दोनों ने क्या है पैगंबर मोहम्मद के जीवन के बारे में लिखा है। इसके अलावा यदि 9वीं शताब्दी के इतिहासकारों की बात करें तो अल तबरी करके एक इतिहासकार हैं। ये अरबी इतिहासकार थे जिन्होंने तारीख अल रसूल व उल मुल्क नामक एक महत्वपूर्ण इतिहास की पुस्तक लिखी थी। जब हमने अरबी और फारसी इतिहास लेखन की बात करी थी तो ये दोनों टाइम के जो 8वीं और 9वीं शताब्दी के इतिहासकार हैं, हमने उस टाइम पे भी डिस्कस किए थे, और अब फिर से देखिए इनके नाम आ गए।
एक अल मसूदी करके इतिहासकार हैं, ठीक है ना। ये भी प्रसिद्ध अरबी इतिहासकार थे, साथ में भूगोलवेता भी थे, जिन्होंने मुरूज अल दहाब नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, ठीक है, जिन्होंने सोने के घास के मैदानों के बारे में वर्णन किया है, ठीक है ना। इसके अलावा इब्न खल्दून करके एक इतिहासकार हैं, खल्दून, ये भी 9वीं शताब्दी के इतिहासकार थे और साथ में समाजशास्त्री भी थे, जिन्होंने मुकद्दिमा नामक पुस्तक की रचना की थी। ये भी हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है ना, जो कि एक महत्वपूर्ण इतिहास की पुस्तक है। तो ये 8वीं और 9वीं शताब्दी के इतिहासकार हैं जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा यदि हम बात करें 10वीं शताब्दी के इतिहासकारों के बारे में, तो अल मसूदी एक इतिहासकार हैं, ठीक है ना। देखिए, एक अल मसूदी पिछले इसमें 9वीं शताब्दी के इतिहासकारों में भी हमने अभी इसकी जिक्र किया था, और ये 10वीं शताब्दी के भी इतिहासकार है। दोनों टाइम पे इन्होंने पुस्तकों की रचना की है। अल मसूदी अभी बताया था, इनकी पुस्तक का नाम मुरूज अल दहाब, जिसमें सोने के घास के मैदानों का वर्णन है, ठीक है ना। और ये भूगोलवेता भी है, जिन्होंने भूगोल का वर्णन किया है। तो इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा अल इस्तखरी, ये 10वीं शताब्दी के इतिहासकार हैं, अल इस्तखरी, ठीक है ना। इन्होंने मार्गो और राज्यों पर पुस्तक लिखी है, और इनकी किताब का नाम है अल मसालिक व अल ममालिक, ठीक है ना। ये एक जो भूगोल की पुस्तक है, जिसके माध्यम से पूर्व और मध्य एशिया के विभिन्न हिस्सों का इसमें वर्णन किया है उन्होंने, ठीक है ना। इसके अलावा एक और इतिहासकार हैं जिनके बारे में बात करेंगे, इब्न हुक्कल, ये भी 10वीं शताब्दी के इतिहासकार हैं, जिन्होंने इन्होंने भी अपनी पुस्तक में क्या है कि एशिया के विभिन्न हिस्सों का वर्णन किया है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और इतिहासकार हैं, मुतहर बिन ताहिर। ये थोड़े नाम अजीब से लग रहे होंगे आप लोगों को, आप इनको एक बार याद कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यदि इतिहासकारों के ऊपर अगर कोई भी प्रश्न आ गया तो उसमें ये सारे इतिहासकारों के नाम याद होना बहुत ज़रूरी हैं। तो ये मुतहर बिन ताहिर ये 10वीं शताब्दी के इतिहासकार हैं, जिनकी किताब की बात करें तो अल बदवा अल तारिख, तो ये एक इनकी पुस्तक का नाम है, जिसमें विश्व के विभिन्न हिस्सों के इतिहास का वर्णन है। इसके अलावा एक और इतिहासकार हैं अल हमदानी, ठीक है ना। इसकी पुस्तक का नाम की बात करें तो इकलील नामक पुस्तक की रचना की थी इन्होंने, जिसमें राजाओं का इतिहास है, अरबी राजाओं के इतिहास का वर्णन मिलता है उनकी पुस्तक में। तो ये 8वीं 9वीं और 10वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी और 9वीं और 10वीं शताब्दी के इतिहासकारों की हमने बात कर ली है। तो ये बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, और इन इतिहासकारों ने अपने समय के इतिहास को दर्ज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उनके ग्रंथों में इस्लामी इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। देखिए, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रवर्ती इतिहास, अरबी इतिहासकार के ऊपर। देखिए, प्रवर्ती अरबी इतिहासकार ने अरबी साहित्य में जो भी अरबी साहित्य का इतिहास है उसको समृद्ध बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इन इतिहासकारों ने अलग अलग विषयों पर ग्रंथ लिखे हैं बहुत सारे, ठीक है, जिसमें इतिहास, भूगोल और जो शासक हैं उनकी जीवनी शामिल है, ठीक है ना। जो भी राजा हुए हैं, जैसे पैगंबर मोहम्मद हुए हैं, ठीक है ना, इन सब के बारे में, और अन्य और भी जो शासक हुए हैं उनके बारे में इन्होंने क्या है लिखा है अपने ग्रंथों में। पर भी इतिहासकारों के यदि कुछ विशेषताओं की बात करें, देखिए प्रवर्ती इतिहासकारों की विशेषताओं की बात करें तो इनको व्यापक ज्ञान था, ठीक है ना। इन्होंने अलग अलग विषयों पर व्यापक ज्ञान प्राप्त किया है, ठीक है ना। आलोचनात्मक दृष्टिकोण और तथ्यों को भी स्थापित करने की इन्होंने कोशिश की है, और इन इतिहासकारों के द्वारा क्या है ऐतिहासिक घटनाओं का भी विस्तृत विवरण दिया गया है, ठीक है ना। अगर प्रमुख प्रवर्ती अरबी इतिहासकारों के बारे में कुछ प्रमुख बातों की बात करें, तो जो प्रमुख इतिहासकार हैं उनकी बात करें तो जैसे हमने पीछे पढ़ा है इब्न खल्दून, ठीक है ना, अरबी इतिहासकार और समाजशास्त्री थे जिन्होंने इतिहास के दर्शन पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। उसके अलावा हमने एक और पढ़ा था अल मकरिजी,
ठीक है ना। ये मिस्री अब जो इतिहासकार थे और उन्होंने क्या है, मिस्र के इतिहास पर एक ग्रंथ लिखा है। इसके अलावा इब्न अल आशिर एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिन्होंने इस्लाम पर एक व्यापक ग्रंथ लिखा है। तो यदि प्रवर्ती इतिहासकारों की बात करें तो अरबी साहित्य और इतिहास को इन्होंने समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इन इतिहासकारों ने अलग अलग विषयों पर अलग अलग ग्रंथ, उनकी घटनाएं, ठीक है ना, उनके स्रोतों के बारे में, उनकी घटनाओं के बारे में वर्णन किया है अपने जो है पुस्तकों में। उसके अलावा देखिए अब हम बात करेंगे फारसी इतिहास लेखन के बारे में कि फारसी इतिहास लेखन क्या है। यह भी एक इम्पोर्टेंट विषय है जिसमें फारसी भाषा में जो ऐतिहासिक ग्रंथ है वो फारसी भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है ना, फारसी भाषा के अंदर लिखे गए हैं। फारसी साहित्य इतिहास लेखन एक समृद्ध परंपरा है जो प्राचीन काल से ही शुरू हुई थी। देखिए फारसी इतिहास लेखन की यदि कुछ विशेषताओं की बात करें तो इसमें राजकीय इतिहास एक टॉपिक बन जाएगा। राजकीय इतिहास, राजकीय इतिहास में देखिए जिसमें शासकों के जीवन और उनके शासनकाल का वर्णन है, तो ठीक है ना, ये राजकीय इतिहास में आ जाएगा। उसके अलावा यदि कुछ और अन्य टॉपिक्स की बात, साहित्यिक शैली का विशेष महत्व है जिसमें लेखकों ने अपनी रचनाओं को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न साहित्य और तकनीकी का उपयोग किया है। इसके अलावा अन्य टॉपिक की बात करें तो विविधता करके एक पॉइंट बन जाएगा जिसमें विभिन्न विषयों पर ग्रंथ लिखे गए थे, ठीक है ना, जैसे कि इतिहास, साहित्य और कविता और विज्ञान के ऊपर। और फारसी इतिहास लेखन में अक्सर इतिहास को एक शासक की दृष्टिकोण से लिखा जाता था। और इन क्या है, इतिहास लेखनों में शासक और उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन होता है, ठीक है ना। यदि इस टाइम के कुछ जो प्रमुख इतिहासकारों की बात करें तो फिरदौसी करके एक इतिहासकार हैं। उन्होंने शाहनामे नाम का एक महाकाव्य लिखा है जिसमें फारसी साम्राज्य के इतिहास का वर्णन है। शाहनामे, इनका महाकाव्य का नाम है शाहनामे, ठीक है ना। इसके अलावा अल तबरी जो पीछे भी पढ़ा था हमने, इनकी जो पुस्तक है उसका नाम कुछ ज़्यादा ही लंबा है, लिख कर बता दें तो ये उनकी पुस्तक का नाम है तारिख अल रसूल व अल मुल्क, ठीक है ना। ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ था जो विश्व के इतिहास के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इसके अलावा अल बरूनी, ठीक है ना, जिन्होंने तहकीक हिंद पुस्तक की उन्होंने रचना की थी और ये है जिसमें भारत के इतिहास, संस्कृति, धर्म और विज्ञान के बारे में वर्णन किया है उन्होंने, ठीक है ना। और ये अल बरूनी भी एक फारसी इतिहासकार थे, भूगोलवेता और विद्वान थे, ठीक है ना, जिनका जन्म की अगर बात करें तो ख्वारिज़म में हुआ था और जो वर्तमान उज्बेकिस्तान में स्थित है। उन्होंने अपनी शिक्षा भी ख्वारिज़म में ही और बुखारा से प्राप्त की थी, ठीक है। उन्होंने फारसी, अरबी और संस्कृति भाषाओं का इन बहुत सारी भाषाओं का उनको ज्ञान था। इसके अलावा यदि उनकी एक और पुस्तक की बात करें तो किताबुल हिंद, ये हमने सब ने पढ़ रखी है, ठीक है ना। किताब उल हिंद अल बरूनी द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने भारत के भूगोल, इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा एक और पुस्तक है उनकी किताब अल तारिख, ठीक है ना, जिसमें उन्होंने विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी दी है। तो ये जो फारसी इतिहास लेखन में जो बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं और उनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी उनके बारे में हमने चर्चा की। तो यदि इसका मोटा मोटा कंक्लूजन दे हम तो फारसी इतिहास लेखन एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें फारसी भाषा में बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ और साहित्य लिखे गए हैं, ठीक है ना। फारसी इतिहास लेखन एक समृद्ध परंपरा है जो प्राचीन काल से शुरू होती है और इसमें अलग अलग विषयों पर अलग अलग ग्रंथों को लिखा गया है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाता है। हमने हमारे लेसन में जितने भी टॉपिक है वो सारे कवर कर लिए हैं। अब हम एक बार इसके अभ्यास के बारे में भी जानकारी ले लेंगे कि इसके अभ्यास के प्रश्न वो कैसे हैं। तो देखिए अब हम इनके कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, इनके बारे में भी बात कर लेंगे। देखिए अरब में इतिहास लेखन परंपरा को आरंभ से 9वीं शताब्दी तक वर्णित कीजिए। ये हमने लेसन में जो भी टॉपिक कवर किए हैं 8वीं और 9वीं शताब्दी के, तो उसमें हमने कवर कर लिया है प्रश्न, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे बता देती हूँ ताकि आप अच्छे से जब पेपर में आए तो अच्छे से इसको लिख सकें। देखिए यदि अरबी इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में बात करें तो इस्लाम के उदय से पहले ही हो गई थी इसका आरंभ, और इस्लाम के उदय के बाद यह परंपरा और भी अधिक विकसित हो गई थी। यदि इस इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में वर्णन करें तो
आरंभिक काल की बात करेंगे जो 7वीं से 8वीं शताब्दी तक माना गया है, ठीक है ना, जिसमें इस्लाम के आरंभिक काल में इतिहास लेखन जो था वो मौखिक परंपरा पर आधारित था। हमने पीछे भी बताया है कि मौखिक रूप से एक दूसरी पीढ़ी तक जो है ज्ञान की प्राप्ति की जाती। उसके अलावा इसमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन और उनके कार्यों के बारे में कहानी या कविताएं लिखी गई हैं, ठीक है। और इस्लाम के आगमन के बाद मुसलमानों के इतिहास लेखन को एक महत्वपूर्ण विषय माना गया है, ठीक है ना। इस काल में कुरान और हदीस के साथ साथ इतिहास लेखन की शुरुआत की गई। यदि हम इसमें इतिहासकार की बात करें तो इब्न इसाक एक महत्वपूर्ण जो है इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने सीरत रसूल अल्लाह लिखी, जो पैगंबर मोहम्मद की जीवनी पर है आधारित है, ठीक है ना। उसके अलावा उम्मयद काल की बात करें तो 8वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और उम्मयद खलीफाओं के इतिहास लेखन को प्रोत्साहित किया गया था। इसमें अल वाक़िदी एक इतिहासकार हैं जिन्होंने किताब अल तारिख व अल मगाजी लिखी, जो इस्लाम के आरंभिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण, जिसमें इस्लामी विजय और पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन पर आधारित है ये ग्रंथ। इसके अलावा इब्न हिशाम, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, जिसकी पुस्तक है सीरत रसूल अल्लाह। उसके अलावा इब्न साद एक अन्य इतिहासकार हैं जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद के साथ साथ उनके साथियों के जीवन काल पर भी ग्रंथ लिखे हैं। उसके अलावा यदि हम 8वीं और 9वीं शताब्दी के इतिहासकारों के बारे में बात करें तो इस टाइम पे अब्बासी काल, ठीक है ना, जिसमें अब्बासी खलीफाओं ने इतिहास लेखन को प्रोत्साहित किया है। इसमें एक इतिहासकार हुए हैं जो अल तबरी नाम करके हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, जो विश्व के इतिहास पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है, इस्लामी इतिहास पर एक व्यापक ग्रंथ लिखा है। इसके अलावा अल मसूदी, ठीक है, जिसने मुरूज अल दहब लिखी थी, पीछे भी हमने पढ़ा था, विश्व के इतिहास और भूगोल पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी इन्होंने। इसके अलावा अल याकूब करके की इतिहासकार हुए हैं, अल याकूबी, ठीक है ना। ये भी एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिन्होंने इस्लामी इतिहास और भूगोल पर ग्रंथ लिखे हैं। उसके बाद आता है 9वीं। देखिए यदि 9वीं शताब्दी की बात करें तो अरबी इतिहास लेखन परंपरा और भी विकसित हुई थी इस टाइम पे, और इस काल में बहुत सारे इतिहासकार हुए जिन्होंने रचनाएं लिखी। जैसे अल मसूदी इतिहासकार के बारे में बात करें तो इस्लामी इतिहास और भूगोल पर एक व्यापक ग्रंथ लिखा है। इसके अलावा अल इस्तकरी, ठीक है ना, इन्होंने भी भूगोल पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। इसके अलावा एक हुक्कल करके इतिहासकार हुए हैं जो भूगोल पर इनके द्वारा भी भूगोल पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है, ठीक है ना। तो क्या है कि अरबी इतिहास लेखन परंपरा में इन्होंने संक्षेप में इन्होंने वर्णन किया है, उसका जो आरंभ से स्टार्ट होकर 9वीं शताब्दी तक के काल को कवर करती है, ठीक है ना। और इसमें इस्लामी इतिहास और संस्कृति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है। तो इसमें हमने बहुत सारे इतिहासकारों के बारे में, उनकी पुस्तकों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे कवर हो जाता है। तो आई होप कि आप सबको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, जो 10वीं शताब्दी में अरबी इतिहास लेखन की मुख्य विशेषताएं हैं उनके। देखिए यदि हम 10वीं शताब्दी में अरबी इतिहास लेखन की विशेषताओं की बात करें तो इसमें विस्तृत और व्यापक इतिहास लेखन के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। विस्तृत और व्यापक इतिहास लेखन से क्या मतलब है कि जो इतिहासकार थे उन्होंने भी विश्व के विभिन्न हिस्सों के इतिहास को शामिल किया है, ठीक है ना। उनका जो इतिहास है वो काफ़ी विस्तृत है, बड़ा है, चौड़ा है, फैला हुआ है, ठीक है ना। और यदि भूगोल और संस्कृति की बात करें, इसमें हम एक पॉइंट ये बना सकते हैं कि जो अरबी इतिहास लेखन है उन्होंने भूगोल और संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने विभिन्न देशों के क्षेत्र और भूगोल, जलवायु और संस्कृति का वर्णन किया है। इसके अलावा एक पॉइंट हम शासक और कार्य के ऊपर बना सकते हैं, जिसमें जो 10वीं शताब्दी के इतिहासकार हुए हैं उन्होंने शासक और उनके कार्यों का वर्णन किया है, जिसमें शासक के जीवन, उनकी नीति और उनके जो युद्ध लड़े गए, उनके जो उस टाइम पे जो घटनाएं घटी उन सब के बारे में उन्होंने विस्तृत विवरण दिया है, ठीक है। इसके अलावा इतिहास के स्रोतों का उपयोग किया है, ठीक है ना, स्रोतों का उपयोग, जिसमें उन्होंने पुराने ग्रंथ, शिलालेख और मौखिक परंपराओं का उपयोग करके इतिहास लिखा है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण की, ठीक है ना। इसमें क्या है कि उन्होंने इतिहास को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में देखा, जिसमें तर्कसंग तरीके से इतिहास को प्रस्तुत करने की जो है उन्होंने कोशिश की है। अरबी भाषा का विकास हुआ है इस टाइम पे, एक पॉइंट ये बना सकते हैं, अरबी भाषा का आविष्कार,
ठीक है ना। इसमें क्या है कि अरबी इतिहासकारों ने अरबी भाषा में इतिहास लिखा है, जिससे अरबी भाषा का विकास हुआ है। ऐतिहासिक ग्रंथों का अनुवाद किया गया, जिसमें पुराने ग्रंथों का अनुवाद किया, ठीक है ना। जो भी पुराने ग्रंथ थे उस टाइम पे अरबी इतिहासकारों ने के द्वारा पुराने ग्रंथों का अनुवाद किया गया, जिसमें इतिहास की जानकारी व्यापक हुई। तो ये 10वीं शताब्दी में अरबी इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण चरण था, जो कि उसकी विशेषताएं कह सकते हैं हम। तो यदि इस क्वेश्चन का हम मोटा मोटा निष्कर्ष निकाले तो 10वीं शताब्दी में इतिहास लेखन की जो मुख्य विशेषताएं हैं वे व्यापक दृष्टिकोण, ठीक है ना, विस्तृत विवरण, भूगोल, संस्कृति, अरबी भाषा के जो विकास, ऐतिहासिक ग्रंथों का अनुवाद, साहित्यिक स्रोतों का उपयोग, शासक और उनके कार्यों के इतिहास, ठीक है ना, जो भी उनके कार्य किए जाते थे शासकों के द्वारा, ठीक है, इन सब के आधार पर इस्लामी इतिहास और संस्कृति के जो अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी यहाँ पे कवर हो जाता है। इसके बाद हम करेंगे कि 11वीं और 12वीं शताब्दी के अरबी इतिहास लेखन परंपरा में हुए परिवर्तनों को संक्षेप में लिखें। देखिए, यदि हम 11वीं और 12वीं शताब्दी के अरबी इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में बात करें तो इस प्रश्न को यदि हम कवर करने की कोशिश करें तो इसमें हम एक पॉइंट बना लेंगे कि ऐतिहासिक ग्रंथों का संग्रह, कि जो इतिहासकार थे उनके द्वारा ऐतिहासिक ग्रंथों का संग्रह किया गया, पुराने ग्रंथों को इकट्ठा करके उन्हें संरक्षित किया गया, ठीक है ना। दूसरा, यदि पॉइंट की बात करें तो हम ऐतिहासिक विषयों का विस्तार की बात कर सकते हैं। इसमें हम जिसमें इतिहासकारों ने ऐतिहासिक विषयों का विस्तार किया, उन्होंने सामाजिक, राजनीति, संस्कृति और विज्ञान जैसे विषयों पर लिखा। उसके अलावा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को एक पॉइंट ये बना सकते हैं, जिसमें हम इतिहासकारों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया, ठीक है ना, और उन्होंने इतिहास को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में देखा, तर्कसंगत तरीके से इतिहास को लिखने की कोशिश की। उसके अलावा हम अल बिरूनी का योगदान की बात कर सकते हैं, जो एक अरबी इतिहासकार हैं, ठीक है ना, जिन्होंने एक बहुत सारी पुस्तक लिखी है। उसके अलावा जैसे तहकीक हिंद नामक पुस्तक, जो भारत के इतिहास और संस्कृति को एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है, ठीक है ना। उन्होंने अपनी पुस्तक में भारत की संस्कृति, राजनीतिक, आर्थिक जो है दृष्टिकोण पेश किए हैं। इसके अलावा यदि हम 12वीं शताब्दी के इतिहासकारों की बात करें तो उसमें भी ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुवाद के बारे में बात कर सकते हैं, जो इतिहासकारों द्वारा पुराने ग्रंथों का अनुवाद किया है, जिससे इतिहास की जानकारी इकट्ठा की गई, ठीक है। इसमें भी हम जो विषयों पर बात कर सकते हैं ऐतिहासिक, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और विज्ञान जैसे विषयों पर लिखा गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर सकते हैं इसमें भी हम, और इसमें इब्न खल्दून करके एक इतिहासकार हुए हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे उनकी पुस्तक थी मुकद्दिमा, ठीक है ना, मुकद्दिमा, ठीक है ना, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो इतिहास के सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है ना। इन सब के बारे में हम 11वीं और 12वीं शताब्दी के अरबी इतिहास लेखन परंपरा में हुए परिवर्तनों के बारे में बता सकते हैं। और यदि इस प्रश्न का हम मोटा मोटा कंक्लूजन दें तो 12वीं शताब्दी में अरबी इतिहास लेखन की परंपरा में कई बदलाव आए, ठीक है, जिससे इतिहास लेखन जो विस्तृत विविध विषय हुए हैं, ठीक है ना, लेखन के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ है उनमें परिवर्तन आया। तो इस काल में इतिहासकारों ने इस्लामी इतिहास और संस्कृति के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे अभी हमने ये जो भी पॉइंट बनाए थे कि ऐतिहासिक ग्रंथों का अनुवाद, विषयों का विस्तार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है ना, इन सब के बारे में हम बता सकते हैं, ठीक है, 11वीं और 12वीं शताब्दी के इतिहासकारों में। और उसमें हम अल बिरूनी के योगदान के बारे में बता सकते हैं। इसमें हम इब्न खल्दून के योगदानों के बारे में बता सकते हैं, उनकी पुस्तकों के बारे में बता सकते हैं, ठीक है ना, उनके कार्यों के बारे में बता सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम फारसी के प्रारंभिक इतिहास लेखन परंपरा को संक्षेप में लिखेंगे। इसने अरबी इतिहास लेखन परंपरा का अनुकरण कैसे किया। देखिए, यदि हम इस प्रश्न पर बात करें तो फारसी जो साम्राज्य का इतिहास, प्रारंभिक इतिहास लेखन का आरंभ है वो सासानी साम्राज्य से माना जाता है, जिसका टाइम पीरियड सासानी साम्राज्य से माना जाता है, जिसके टाइम पीरियड की बात करें तो हम 224 से 651 ईस्वी तक होता है, ठीक है ना। जब फारसी साहित्य और संस्कृति का विकास हुआ तो इस काल में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए, जिनमें से हमने कुछ की बात पहले भी कही थी,
जैसे राजकीय इतिहास जिसमें शासकों के जीवन और उनके शासनकाल का वर्णन है, वंशावली और शाही इतिहास इस पर भी ध्यान दिया था, जिसमें शासकों के वंश और उनके पूर्वजों का वर्णन किया गया है। साहित्यिक शैली के बारे में बात की थी, जिसमें लेखक ने अपनी रचनाओं को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न साहित्य के तकनीकी उपयोगों का प्रयोग किया है। और फिरदौसी के द्वारा शाहनामे करके एक महाकाव्य लिखा गया है, ठीक है ना, जिसने फारसी साम्राज्य के इतिहास पर जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है फारसी साम्राज्य के इतिहास का, ठीक है ना। यदि इसकी बात करें कि इसने अरबी इतिहास परंपरा का अनुकरण किया है या नहीं, तो इसमें फारसी इतिहास लेखन ने अरबी इतिहास परंपरा का अनुकरण किया है। फारसी इतिहासकारों ने अरबी इतिहासकारों की तरह ही इतिहास शैली जो है इतिहास लिखने की शैली अपनाई है, ठीक है ना। और उनके द्वारा अरबी इतिहासकारों की तरह ही इतिहास को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में देखा गया है। तर्कसंगत तरीके से इतिहास को लिखा गया है, जैसे अल-बरूनी की पुस्तक है, ठीक है ना, तहकीक-ए-हिंद, जिसमें फारसी इतिहास लेखन की तुलना अरबी इतिहास परंपरा से की गई है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ हैं जो अरबी इतिहास परंपरा के अनुकरण के अनुसार लिखी गई हैं। और इसमें देखिए फारसी संस्कृति और सभ्यता का विस्तृत वर्णन है, ठीक है ना, फारसी लेखन परंपरा में। और फारसी इतिहास लेखन परंपरा में इतिहास को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में देखा गया है, जो तर्कसंगत तरीके से इतिहास को लिखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमने जो फारसी के आरंभिक इतिहास लेखन परंपरा के बारे में पढ़ी है। तो यदि इसका मोटा मोटा कंक्लूजन दे तो फारसी इतिहास लेखन परंपरा ने भारतीय इतिहास लेखन परंपरा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, जिसमें अरबी इतिहासकारों के द्वारा फारसी इतिहास लेखन शैली को और तकनीकों को अपनाकर भारतीय इतिहास को एक नई दिशा देने की कोशिश की। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता। तो आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट लेसन कल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।